हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज विद्युत रसायन जो चैप्टर है, जो आपके एग्जाम में 4 या 5 नंबर के आते हैं, उसका आज महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपलब्ध हुए हैं। विद्युत रासायनिक सेल। कौन सा टॉपिक है? विद्युत रासायनिक सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल जो है, जो आप अपने पाठ्य पुस्तक में जो डायग्राम देखते हैं, क्या वो डायग्राम मूल विद्युत रासायनिक सेल का है या फिर पुराना है या फिर उसका संशोधित संस्करण है? जो कुछ भी है, इस वीडियो के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम विद्युत रासायनिक सेल के परिभाषा को देखने हैं कि विद्युत रासायनिक सेल का परिभाषा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत रासायनिक सेल का जो परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है ना, कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उस युक्ति ही को ही क्या बोला जाता है? विद्युत रासायनिक सेल बोला जाता है। याद रहेगा, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उस ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं? उस युक्ति को ही क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल जो है टोटली रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। किसके ऊपर है? रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। और रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में देखिए। रेडॉक्स अभिक्रिया, जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो देखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स जो शब्द है वो दो शब्दों को हाफ हाफ करके एक कंप्लीट शब्द बनाया गया है। देखिए, जो RED है, इसका मतलब है रिडक्शन। क्या मतलब है? रिडक्शन। ठीक है, जो RED है और यहाँ से जो OX है, उसका मतलब क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से रेड और यहाँ से OX मिला दिए हैं, तब ये क्या बन गया है? रेडॉक्स अभिक्रिया बन गया है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ में होता है, उस अभिक्रिया को ही क्या बोला जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। तो रेडॉक्स मतलब आप लोग समझ चुके हैं, है ना, कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अर्थात अपचयन और ऑक्सीकरण होते हैं, उस अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का जो तकनीक है, वही क्या है? विद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, फिर से एक बार परिभाषा को देख लीजिए। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसी को बोला जाता है विद्युत रासायनिक सेल बोला जाता है। यह रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है, थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं कि इसको जो है अन्य कई नामों से जानते हैं, जैसे कि गैल्वेनी सेल के नाम से जानते हैं, वोल्टी सेल के नाम से जानते हैं, डेनियल सेल के नाम से जानते हैं, है ना। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए कि पहली बार इस सिद्धांत का प्रतिपादन, या आपके शब्दों में या जब पाठ्य पुस्तक में लिखा है कि सर्वप्रथम विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण लुई जे गैल्वेनी ने किया था, इसलिए उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। बाद में उसको और संशोधित और अच्छा रूप दिया, किसने अच्छा दिया? एलोसेंड्रो वोल्टा ने। जो पुस्तक में आप देखेंगे ए वोल्टा लिखा हुआ आपको मिलेगा, इसलिए इसको वोल्टीय सेल भी कहते हैं। ठीक है, और वोल्टीय सेल जब था, उसमें जब कुछ कमियां रही होगी, तो जो कमियों को दूर किया, तो उसको डेनियल नाम के रसायन शास्त्री ने किया। तो जब दूर किया तो उस सेल को डेनियल सेल के नाम से जाना गया। और जो आपके पुस्तक में जो चित्र विद्युत रासायनिक सेल का दिखाया जाता है या जो बना है, तो वास्तव में कौन सा है? डेनियल सेल है, जो विद्युत रासायनिक सेल का ही उदाहरण है। ठीक है, या उसी का परिवर्धित रूप है। तो विद्युत रासायनिक सेल के थोड़ा सा इतिहास के बारे में हम जाएंगे तो देखिएगा कि हकीकत में जो गैल्वेनी जो थे, लुई जी गैल्वेनी, वो किसी भी प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल बनाए ही नहीं थे, विद्युत रासायनिक सेल नहीं बनाए थे। तो फिर गैल्वेनी सेल नाम क्यों दिया गया? इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मेनली जो है इस सिद्धांत को पहली बार लुई जी गैल्वेनी ने दिया था। और उन्होंने किया क्या था कि जस्ते का तार, मतलब जिंक का वायर, ठीक है, जिंक का वायर और कॉपर वायर से, ठीक है, उसको जब मेढक के मांसपेशियों को स्पर्श कराए, तो मेढक को शॉक लगने टाइप को हो, मतलब वो तार को स्पर्श कराने के बाद मेढक प्रतिक्रिया देता था। समझ रहे हैं बात को आप? तब लुइजी गैल्वेनी को ये हुआ कि कहीं ना कहीं इसको छुआने में एक विद्युत परिपथ कंप्लीट हो रहा है और कुछ न कुछ इसमें एनर्जी प्रवाहित हो रही है। ये सिद्धांत दिया। अब रही बात कि सर, सेल के लिए तो विद्युत अपघट्य का होना जरूरी है। तो जब उन्होंने तार को संपर्क में किया, तो क्या तार को उन्होंने
दूसरे छोर को क्या विद्युत अपघट्य में लगाया था? तो उन्होंने नहीं लगाया था। जो वायुमंडल का नमी है, तो वायुमंडल में आप जानते हैं जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आदि गैसें हैं, तो ये सब क्या करते हैं? विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के जैसे कार्य करते हैं। तो जस्ते और तांबे के जो तार हैं, एक छोर वायुमंडल के नमी के संपर्क में है और दूसरा मेढक के मांसपेशियों में लगाया गया, तो एक कंप्लीट परिपथ हुआ, तो विद्युतीय शॉक मेढक महसूस करता था, जिस पर गैल्वेनी ने ये थ्योरी का प्रतिपादन किया। ठीक है। सेल को पहली बार किसने बनाया? एलोसेंड्रो वोल्टा ने। ये वोल्टा जिसको नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बार और नाम को कंफर्म कर लेते हैं उनका। एलोसेंड्रो वोल्टा ने सेल का रूप दिया, मतलब गैल्वेनी के सिद्धांतों को सेल का रूप किसने दिया? एलोसेंड्रो वोल्टा ने दिया, इसलिए उसका नाम वोल्टीय सेल भी पड़ा। और ये सेल जो था, ए वोल्टा द्वारा बनाया गया सेल क्या था? ये था। तो इस सेल में आप देखेंगे जो ए वोल्टा द्वारा बनाया गया था, जिसके वजह से इसको वोल्टीय सेल कहते हैं, उसमें केवल एक पात्र रहता था। क्या रहता था? एक पात्र रहता था। ठीक है, तो एक पात्र आप देख पा रहे हैं, इसी में आपका कॉपर छड़, जिंक छड़ लगा हुआ है। यहाँ से वायर का संपर्क किया गया है, यहाँ पास एक बल्ब भी लगा दिया गया है कि अगर करंट फ्लो होगा तो बल्ब जमेगा। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पास इसमें क्या? विद्युत अपघट्य को उन्होंने डाला, किसने? ए वोल्टा ने। ठीक है, और बीच में कागज या गत्ते या कपड़े लगे रहते थे, दोनों इलेक्ट्रोडों को दूर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट से भीगे हुए कपड़े या कागज गत्ते लगे हुए रहते थे। लेकिन ए वोल्टा ने सिर्फ एक पात्र का प्रयोग किया और उसी पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड धातु छड़ डूबे रहते थे। ठीक है, और वही अभिक्रियाएं होती हैं सेल में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिससे रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन बाद में जो है डेनियल ने बहुत सारे इसमें संशोधन किए। तो संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ा? कि जो वोल्टीय सेल में कमियां थी उसको उन्होंने क्या किया? डेनियल ने दूर किया और नया स्वरूप दिया विद्युत रासायनिक सेल का। तो कमियां की थी उसको देखिए, और जो डेनियल ने जो दिया वो ये था, है ना? डेनियल ने जो दिया विद्युत रासायनिक सेल का नया जो प्रारूप दिया, नया जो उपकरण बनाया, वो ये था जो आप स्क्रीन पर आप बढ़िया से देख पा रहे हैं। आखिर जो वोल्टीय सेल बना था, तो ए वोल्टा ने वोल्टीय सेल बनाया था, उसमें कमियां क्या थी? तो कमियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला कमी आप देख रहे हैं कि कैथोड प्लेट पर हाइड्रोजन का जमा हो जाता था। क्या हो जाता था? कैथोड प्लेट पर हाइड्रोजन का जमा हो जाता था, और उस हाइड्रोजन के जमाव के वजह से वोल्टेज में क्या था? अनियमितता उत्पन्न हो जाता था। क्या हो जाता था? अनियमितता उत्पन्न हो जाता था। तो जो विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है वोल्टीय सेल, उसमें मुख्य रूप से दो कमियां थी। पहली कमी क्या थी? जहां कैथोड पर हाइड्रोजन का जमाव होना, और दूसरा उसी जमाव की वजह से वोल्टेज में अनियमितता उत्पन्न हो जाना। अब हम कैथोड शब्द बोल रहे हैं तो आप समझिए कि जो इलेक्ट्रोड है दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, तो देखिए आखिर ये कमियां क्यों थी, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। कमियां इसलिए थी कि सबसे पहले आप ध्यान दें कि ए वोल्टा ने एक ही पात्र का प्रयोग किया था। क्या चीज का प्रयोग किया था? एक ही पात्र का। और विद्युत अपघट्य के रूप में उनका हिस्ट्री ये बताता है कि वो ब्राइन नाम के विद्युत अपघट्य का उपयोग करते थे, या डाइल्यूट H2SO4 का उपयोग करते थे। क्या करते थे? ब्राइन नाम के विद्युत अपघट्य का उपयोग करते थे, या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते थे। दोनों में से किसी एक को। तो ब्राइन भी जो है वो देखिए क्या है, जो प्राकृतिक ब्राइन है उसमें वो जल और नमक का घोल रहता है, जिसमें जल का जो मात्रा है ना, जल का जो मात्रा है वो 95 से 98% होता है, और जो नमक का मात्रा है 2 से 5% होता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें जल की मात्रा ब्राइन में ज्यादा है। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का बात कर रहे हैं, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब उसमें भी पानी की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो उससे ब्राइन के पानी से मुक्त हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर ब्राइन का उपयोग किए हैं तो इसके पानी से मुक्त हाइड्रोजन, और यदि सल्फ्यूरिक अम्ल उपयोग किए हैं तो इसका मुक्त हाइड्रोजन वो कैथोड प्लेट पर जाकर क्या करता था? जम जाता था। समझ रहे हो बात को?
तो उसके वजह से वोल्टेज में क्या हो जाता था, अनियमितता उत्पन्न हो जाता था। ठीक है, तो इसके बाद जो डेनियल ने संशोधन किया, देखो कितना अच्छा संशोधन उन्होंने किया। पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ब्राइन और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को विद्युत अवघट्ट में लेना छोड़ दिया। उन्होंने अलग अलग विद्युत अवघट्ट लिया, दोनों इलेक्ट्रोडों को उन्हीं के लवण के रूप में उपयोग किया। ठीक है ना। तो जो वो डेनियल ने था, डेनियल ने देखिए उस कमी को कैसे दूर किया कि जो एक पात्र में काम कर रहे थे, कौन, ए वोल्टा, तो डेनियल ने कितने पात्रों पर काम किया, 2 पात्रों में, और वो एक ही प्रकार का विद्युत अपघट्य लेते थे। और डेनियल ने क्या किया, 2 प्रकार का विद्युत अपघट्य लिया। तो जहां कॉपर इलेक्ट्रोड को डालना चाहते थे, वहां पास क्यूपरिक सल्फेट को विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया, और जहां जिंक इलेक्ट्रोड का जिस पात्र में डाले, वहां पास उन्होंने जिंक सल्फेट का प्रयोग किया। तो 2 पात्र, 2 विद्युत अपघट्य। ठीक है, और दोनों को एक साल्ट ब्रिज के माध्यम से जोड़ के 2 अर्धसोलह को एक कंप्लीट सेल बना दिया। अब देखिए अगर आप कंटिन्यू और नियमित रूप से रसायन को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में कई सवाल आएंगे कि सर जो वोल्टीय सेल में जो प्रॉब्लम था कि ब्राइन का पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल में जो जल है उसका जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पर मुक्त हो जाता था, जिसे कैथोड प्लेट को चारों ओर से हाइड्रोजन घेर लेता था। लेकिन जब इन्होंने प्रयोग किया, डेनियल ने, तो ये CuSO4 का क्या है, जलीय विलयन है, मतलब CuSO4 को तो जल में ही डाला गया है। तो यहाँ का जल जो है कैथोड प्लेट पर क्यों नहीं जमा। सवाल तो यहाँ भी बनता है कि जो कैथोड, जो मतलब ए वोल्टा द्वारा जो बनाया गया विद्युत रासायनिक सेल था, उसकी जो सबसे बड़ी कमी थी कि हाइड्रोजन जो है कैथोड प्लेट पर जम जाते थे और चारों ओर से उसको क्या कर लेते थे, घेर लेते थे, जिससे वोल्टेज में अनियमितता होती थी। वो हाइड्रोजन आता था कहाँ से, जब ब्राइन का प्रयोग कर रहे थे तो उसके जल से, या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कर रहे थे तो उसके हाइड्रोजन से, या खुद सल्फ्यूरिक अम्ल के हाइड्रोजन से। लेकिन जब डेनियल ने CuSO4 का प्रयोग किया तो CuSO4 भी किसमें घुला है, जल में घुला है। तो फिर जल, यहां जल से मुक्त हाइड्रोजन इसके कैथोड प्लेट पर क्यों नहीं जमा। तो इसको जानने के लिए देखिए एक पॉइंट और ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको जो विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उस पर नजर डालिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो सोडियम का मानक अपचयन विभव है, यहाँ पर देख रहे हैं -2.17 वोल्ट, और जल का जो मानक अपचयन विभव है -0.83 वोल्ट, और जो कॉपर का मानक अपचयन विभव है +0.34 वोल्ट है। यहां पास आप थोड़ा सा गौर से समझिए कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना ऋणात्मक होता है वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। ये बात क्लियर है। तो इन तीनों का अगर आप तुलना करेंगे तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, सोडियम, उससे कम कौन, जल, और उससे भी कम कौन, कॉपर। अब इसका ऑपोजिट सोच कर देखिए कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं बात को, मतलब इन तीनों में से आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा, कॉपर ग्रहण करेगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि जिसका मानक अपचयन विभव जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, अर्थात उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में उतनी ही कठिनाई महसूस होगा। तो इस मानक अपचयन विभव के आधार पर आप एक क्रम का निर्धारण करेंगे, तो इसी तीनों में एक श्रेणी का कल्पना करेंगे, तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, कम हो रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ऑपोजिट होगा ना। तो कॉपर जो है जल की तुलना में आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जैसा ही डेनियल ने क्यूपरिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का प्रयोग किया तो कॉपर की जो सक्रियता थी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वो पानी के तुलना में ज्यादा थी। तो अगर वो अवेलेबल भी है अगर उस सॉल्यूशन में, तो उससे पहले कैथोड प्लेट पर जाकर कॉपर क्या कर लेता था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता था। तो जो हाइड्रोजन जमाव की समस्या थी वोल्टीय सेल में, उस समस्या को परमानेंटली डेनियल ने क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो जो डायग्राम अपने पाठ्य पुस्तक में देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल का, जनरली वो डेनियल सेल है। कौन सा सेल है, डेनियल सेल है।
तो क्या डेनियल सेल विद्युत रासायनिक सेल नहीं है? तो विद्युत रासायनिक सेल ही है ना? ये कई दौर से गुजरते गुजरते हम तक नया रूप आता है और बेस्ट मतलब उसका संस्करण रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये पहुंचने में कितना समय लगा कि गैल्वेनी ने सिद्धांत का प्रतिपादन 1780 में किया था। वोल्टा ने पहली बार सेल 1800 में बनाया और डेनियल ने फिर लगभग 1836 में उसकी कमियों को दूर करके इस रूप में लाया जिसको आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो है विद्युत रासायनिक सेल का जो आपके पाठ्य पुस्तक में पहुंचने तक का इतिहास। आपके एग्जाम में जो आएगा वो सीधे क्वेश्चन आएगा कि विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित रेखा चित्र के सहित कार्यविधि का वर्णन कीजिए या सेल को प्रदर्शित करने के तरीका को बताइए। कई प्रकार के चीजें आएंगी। ठीक है, तो जब डेनियल ने पूरे चीज को खामियों को दूर कर दिया और स्थायी समाधान कर दिया, तब देखेंगे कि अब जो आपके पास विद्युत रासायनिक सेल पुस्तकों में देखते हैं उसका डायग्राम ये है ना। यहाँ देखिए बड़ा अच्छा डायग्राम है कि CuSO4 का विलयन नीला रहता है, नीला दिखाया गया है। जिंक सल्फेट का विलयन रंगहीन रहता है, रंगहीन दिखाया गया है। अब यहाँ पास जो सेल को दर्शाने का तरीका है यहाँ पास दिखाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, है ना, देख पा रहे हैं ना। अब थोड़ा सा इसके कार्यविधि को गौर से समझिए, यही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है ना, यही आपको एग्जाम में लिखना है। तो इसको समझ लेंगे एग्जाम में बड़ी आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे आप इसके कार्यविधि को समझेंगे और लिखेंगे कि सर्वप्रथम हम एक पात्र लेते हैं, बीकर नुमा एक पात्र लेते हैं जिसमें 1 मोल जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं, जिसमें एक जिंक इलेक्ट्रोड डुबा दिया जाता है। इसी प्रकार एक दूसरा हम पात्र लेते हैं जिसमें क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन रहता है, जिसमें हम कॉपर इलेक्ट्रोड को डुबा देते हैं। ठीक है, उनका संपर्क जो है बाह्य एक तार द्वारा कर दिया जाता है जिसमें वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है और दोनों अर्ध सेलों को एक लवण सेतु के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। लवण सेतु एक कांच का यू नली होता है जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट या अगर अगर शैवाल को भर के जेली के रूप में इसको भर दिया जाता है। ये बात क्लियर हो गया। तो इस प्रकार एक विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है। और विद्युत रासायनिक सेल में जो अभिक्रिया होती है वो ध्यान दीजिएगा। विद्युत रासायनिक सेल में जो अभिक्रिया होती है, जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड जो है, जिंक अपने में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट करता है और इसका जिंक आयन जो है सॉल्यूशन में आ जाता है। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? ये जिंक इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाते हैं। ये पूरा इलेक्ट्रोड कैसा हो जाता है? ऋणात्मक होता है। और चूंकि जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए इस इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाता है? एनोड बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड पर ऐसी अभिक्रिया नहीं होती है, अर्थात इसके तुलना में ये कौन से विभव पर आ जा रहा है? धनात्मक विभव पर आ जा रहा है। अब होता क्या है कि यहाँ पास जो CuSO4 है वो C डबल पॉजिटिव और SO4 डबल निगेटिव आयनों में रहता है। इस कॉपर इलेक्ट्रोड की जो प्रकृति है ये आयनों को अपने पृष्ठ पर जमा करती है और यहाँ जब इलेक्ट्रॉन की सांद्रता बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होने लगता है, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर होने लगता है। कितना सिंपल है, यही आपको एग्जाम में लिखना है ना। और आप ऐसे भी जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो रहा है और जिंक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता बढ़ जा रही है, अर्थात यहाँ विभव कम है, ऋणात्मक विभव है, और यहाँ पर धनात्मक प्रकृति है अर्थात यहाँ धन विभव है। तो विद्युत धारा का प्रवाह कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर रहा है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है। अब चूंकि यहाँ ऑक्सीडेशन होता है तो इसको आप क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और यहाँ रिडक्शन होता है, जैसे अब यहाँ कॉपर पहुंचे, यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा तो ये क्या में परिवर्तित हो जाएगा? Cu में हो जाएगा। तो जब Cu में परिवर्तित हो जाएगा, ये तो फाइनल हुआ ना कि यहाँ चयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है वहां पास उस इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाता है? कैथोड बोला जाता है। याद रहेगा, जहां ऑक्सीडेशन वो एनोड, जहां रिडक्शन वो कैथोड। विद्युत धारा का प्रवाह कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड के ओर होगा
और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होगा। इस सेल को अगर आप दर्शाना चाहें तो देखिए कैसे दर्शाएंगे कि जिंक जो है इलेक्ट्रोड जो है सॉलिड स्टेज में है, ठोस अवस्था में है, यहाँ पर ऐसे दिखा दिए। इलेक्ट्रोड के लिए निशानी क्या है, ये है ना, एक स्लैश कर दीजिए, इलेक्ट्रोड का साइन हो गया। और ये यहाँ से जिंक आयन के रूप में किसमें मिल रहा है, जिंक सल्फेट के विलयन में। तो या जिंक सल्फेट भी लिख सकते हैं या Zn डबल पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। और चूंकि इसकी सांद्रता 1 मोल लिए हैं तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 1 मोल लिखा जाएगा। दूसरा, तो जिंक में जो ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होती है तो इस एक पात्र को बोला जाता है एक अर्धसेल, और कॉपर में जो रिडक्शन की अभिक्रिया होती है तो इसको भी बोला जाता है एक अर्धसेल। दोनों अर्धसेलों को लवण सेतु के माध्यम से जोड़कर एक पूर्ण सेल बनाया जाता है। तो जब लवण सेतु लगाया जाता है तो लवण सेतु का साइन क्या होता है, ये डबल स्लैश होता है। और सॉल्यूशन के अंदर क्यूप्रिक सल्फेट विलयन है, आने वाले इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करता है, तो ये Cu है डबल पॉजिटिव, और ये कहाँ है, 1 मोल सॉल्यूशन में है। और ये भी इलेक्ट्रोड के भांति कार्य कर रहा है, यहाँ एक सिंगल स्लैश। और ये क्या बन रहा है, Cu बना रहा है, तो यहाँ हो जाएगा Cu सॉलिड स्टेज में। अब आप देखें कि विद्युत धारा का प्रवाह जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है, ठीक है ना। और विद्युत धारा का प्रवाह जो है कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इस विद्युत रासायनिक सेल को दर्शाते हैं। अब इलेक्ट्रोड के रूप में कुछ भी प्रयोग किया जाए, या लोहे और चांदी का छड़ का प्रयोग किया जाए, या स्वर्ण या अन्य धातु के छड़ का प्रयोग किया जाए, इसी तकनीक से आप विद्युत रासायनिक सेल को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसमें एक और पॉइंट लिखा जा सकता है कि चूंकि यहाँ पास ऑक्सीडेशन होता है और इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता बढ़ जाती है, अर्थात ये ऋणात्मक हो जाता है, तो यहाँ पर ऋणात्मक बिंदु करेंगे। यहाँ अपचयन होने के कारण ये धनात्मक हो जाता है, तो इसको धन बिंदु कर देंगे। तो आपको याद रखने में और आसानी होगा कि विद्युत धारा का प्रवाह धन विभव से ऋण विभव की ओर होता है, अर्थात उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। पूरे विद्युत रासायनिक सेल में जो अभिक्रिया होती है कुछ इस प्रकार से होती है। जिंक पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की हो रही है ना बच्चों। तो यहाँ पास जिंक धन आयन में बदल जा रहा है और वो जिंक धन आयन विलयन में चला जा रहा है। तो यहाँ पास ये लिख दिए हैं एनोड पर होने वाली क्रिया। कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी हो रही है, अपचयन, मतलब कॉपर आयन इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करके कॉपर सॉलिड में बदल जा रहे हैं। तो यहाँ पास हो गया अपचयन की अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दीजिए। जब दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ते हैं तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि किसी अभिक्रिया का बाएं साइड का और दूसरे अभिक्रिया का दाएं साइड में, या दूसरे अभिक्रिया के दाएं साइड और पहले अभिक्रिया के बाएं साइड में समान कोई राशि है तो उसको काट दिया जाता है। तो ये काट दिया गया, तो ये अब जोड़ेंगे तो ये जिंक सॉलिड और एक कॉपर एक्वस, यहाँ फिर ऑपोजिट हो जाएगा जिंक एक्वस और कॉपर सॉलिड। इस पूरी रासायनिक अभिक्रिया में जो मुक्त ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और इस विद्युत रासायनिक सेल का जो वोल्टेज रहता है 1.1 वोल्ट होता है, जब इसकी सांद्रता 1 मोल प्रति डेसीमीटर होती है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल को एग्जाम में लिखने के लिए इससे ज्यादा और कंटेंट की जरूरत आपको नहीं है। शुरू करेंगे कि सर्वप्रथम हम 2 पात्र लेते हैं जिसमें जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। उनका संबंध बाह्य परिपथ से कर दिया जाता है। दोनों पात्रों को एक लवण सेतु से जोड़कर एक पूर्ण सेल बना दिया जाता है। उसके बाद इस अभिक्रिया को लिख दीजिए, इसके कार्य विधि को 2-4 पॉइंट लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ तक जाइए और आपका क्या हो गया, विद्युत रासायनिक सेल कंप्लीट हो गया। जो आपको 4 नंबर का रहेगा तो 4 नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर का रहेगा तो 5 नंबर मिल जाएगा, और नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब पहले भी नहीं मिलता था कुछ नहीं लिखने पर। ठीक है सचिन, तो पूरा लिखना है। ठीक है, जितना आप समझे हैं पूरा लिखना है। इसके हिस्ट्री को नहीं लिखना है जो बताए हैं खोज से लेकर। गैल्वेनी सेल इसको बोला जाता है, गैल्वेनी सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। वोल्टीय सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस सिद्धांत पर वोल्टा ने वोल्टीय सेल का निर्माण किया। डेनियल सेल बोला जाता है क्योंकि वोल्टीय सेल की कमियों को दूर करके डेनियल ने बनाया था। तो आज जो आपके पास संस्करण उपलब्ध है वो डेनियल सेल है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में डायग्राम है। ठीक है, और अगर कोई समस्या हो तो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।